प्रिय विद्यार्थियों, हम फ्रांस की क्रांति की चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने देखा कि किस तरह से फ्रांस में अनेक परिस्थितियों ने मिलकर वहाँ पर क्रांति की पृष्ठभूमि निर्मित की। फ्रांस की क्रांति किसी एक कारण का परिणाम नहीं थी, अपितु अनेक वर्षों के बहुत सारे कारणों ने मिलकर इस क्रांति का बीजारोपण किया, जिसने 1789 ईस्वी में प्रस्फुटित होकर विश्व में एक क्रांति के रूप में खुद को अवस्थित किया। आज हम चर्चा करेंगे इस क्रांति के उदय के कारणों के ऊपर। फ्रांसीसी क्रांति के उदय के क्या कारण थे, इसका किन किन चरणों में इस क्रांति को हम देखते हैं, क्या परिणाम निकला, इन सभी विषयों पर हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति एक ऐसी जन क्रांति थी जिसका प्रारंभ तो कुलीन वर्ग ने किया था, परंतु अंत किया था एक सैनिक तानाशाह ने। इस लाइन का अपना एक अर्थ है, अर्थात फ्रांसीसी क्रांति को उदय किया था जनसाधारण वर्ग ने, जो सामान्य अधिकारों की मांग के लिए था कि एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया जाए। किसी को भी नहीं मालूम था कि एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया जाना ही फ्रांस के इतिहास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। वहाँ पर राजतंत्र का अंत होगा, वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना होगी, वहाँ पर संविधान सभा का निर्माण होगा, राष्ट्रीय महासभा बनेगी, विशेषाधिकारों की बात होगी, अधिकारों की बात होगी, और इस तरह से आने वाले समय में वहाँ आतंक का शासन स्थापित होगा, गणतंत्र की स्थापना हो जाएगी, और आने वाले समय में ये क्रांति तीसरे चरण में पहुँच जाएगी और डायरेक्टरी का शासन वहाँ पर स्थापित होगा। तो किसी को भी नहीं पता था कि 1789 ईस्वी में ये जो घटना शुरू हो रही है आने वाले वर्षों में क्या बदलाव लेकर आएगी। फ्रांसीसी क्रांति का यदि हम समय देखें तो 1789 ईस्वी में इस क्रांति की शुरुआत हम देखते हैं, और नेपोलियन बोनापार्ट जो कि 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी शासन के रूप में हम लोगों के सामने आता है, और 1801 ईस्वी में वो फ्रांस का सम्राट बनके फिर से वहाँ पर निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करना चाहता है। तब से लेकर 1815 ईस्वी तक का जो समय है नेपोलियन बोनापार्ट का, फ्रांसीसी क्रांति का ये समय माना गया है कि 1789 में ये क्रांति शुरू हुई और 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के साथ इस क्रांति का अंत हुआ। इन सभी की चर्चा, इन सारे चरणों की चर्चा यहाँ पे की जाएगी, पर आज हम चर्चा करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के उदय के कारणों पर। इस क्रांति को 4 भागों में बांटकर हम देख सकते हैं। इस क्रांति को 1789 ईस्वी में हम क्रांति के रूप में ले सकते हैं। दूसरा पहलू इसका युद्धों के रूप में आएगा। तीसरा पहलू इसका निरंकुशता अर्थात नेपोलियन बोनापार्ट जब शासक बनता है तब का लेंगे। और चौथा राउंड आएगा इसका साम्राज्य का। इसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। इन सभी की खुलकर चर्चा यहाँ पे की जाएगी। हेनरी लिटिलफील्ड जो इतिहासकार है, ये कहते हैं ये एक संपूर्ण यूरोपीय आंदोलन था जो फ्रांस से तो प्रारंभ हुआ, नेपोलियन के काल में यूरोप में फैल गया, जिसने फ्रांस के बाद यूरोप में भी पुरातन व्यवस्था की जड़ों पर प्रहार किया। बार बार मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि फ्रांस की क्रांति जो शुरू हुई पुरातन व्यवस्था के परिणाम स्वरूप शुरू हुई। इस क्रांति के कारणों की चर्चा हम करें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी राजनीतिक कारण। जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी, राजा का शासन था और उसके नियंत्रण में संपूर्ण जनता रहती थी। यहाँ पर बुर्बो वंश का शासन था। लुई 14वां जैसा शासक ये कहता था कि मैं ही राज्य हूँ। उसके इस कथन से स्पष्ट होता है कि समस्त शक्तियाँ राजा के हाथों में थी। लुई 15वें के समय सप्तवर्षीय युद्धों में फ्रांस ने भाग लिया। युद्धों में भाग लेकर साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, फ्रांस की सीमाओं का विस्तार किया, तो राज्य की स्थिति बहुत ही शोचनीय बन गई। अपने मरणासन अवस्था में उसने कहा था कि मेरे पश्चात प्रलय होगी, और ऐसा ही हुआ। लुई 16वां जब शासक बना तो शासन की समस्त शक्तियां उसके हाथ में आ गई, और वो कहता था कि मेरा आदेश ही कानून है, मैं जो कहता हूँ वही कानून है। तो इस तरह से फ्रांस की राजनीतिक स्थिति में राजा की स्थिति ये थी कि वो निरंकुश था, स्वेच्छाचारी था, स्वच्छंद था, उस पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं था। नियंत्रण था तो एस्टेट जनरल का था, जिसका 1614 ईस्वी के पश्चात कोई अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। सामंतों का, पादरियों का, इनका कोई नियंत्रण नहीं था। तो कुल मिलाकर हम देखें तो फ्रांस में राजनीतिक
दृष्टि से निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। योग्य नेतृत्व का अभाव होने से फ्रांस की जनता को ऐसा शासक नहीं मिल पा रहा था जो उस समय की सभी समस्याओं का समाधान करे, और सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी जनता की भूख की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, गरीबी की समस्या और रोटी की समस्या। महत्वपूर्ण समस्या का समाधान जब योग्य नेतृत्व नहीं कर पाया तो इस कमी का ही फायदा हुआ कि 1789 की क्रांति हुई और राजतंत्र का अंत हुआ। इस राजनीतिक कारण में हम देखें, दूसरा महत्वपूर्ण कारण माना जाता है सामंतवाद को। ये कहा जाता है कि 1789 ईस्वी की क्रांति में किसानों ने जो सहयोग दिया वो सामंती शोषण के विरुद्ध दिया है। तो सामंतवाद, पुरातन व्यवस्था, इन सब ने मिलकर फ्रांस में शासकों को बहुत ही भ्रष्ट और विलासी बना रखा था। व्यर्थ का शासक अपव्यय करते थे, जैसा कि मैंने बताया कि वर्साई के महलों में वो अपना समय व्यतीत करते थे, उनको जनता के कष्टों से कोई मतलब नहीं होता था। इनका विलासितापूर्ण और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन देखकर जो जन साधारण है उसमें कहीं ये आक्रोश बढ़ता जा रहा था कि जनता के कष्टों से शासक को कोई मतलब नहीं है। राजा लुई 16वां पूरी तरह से अपनी रानी मेरी आंतवानेत के प्रभाव में था। वो जो कहती थी, चाटुकार जो कहते थे, वैसा ही सारा काम किया जाता था। ऐसे में राजा और रानी का जो विरोधाभासी चरित्र था ये भी क्रांति का मुख्य रूप से कारण बना है। दूसरा कारण हम देखें प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो फ्रांस को अनेक भागों में बांटा गया था। जो असक्षम प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ पर विद्यमान थी, जो भ्रष्ट थी, अव्यवस्थित थी, योग्य प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव था, शासक के पास समस्त शक्तियाँ थी परंतु प्रशासन चलाने के लिए उपयुक्त नहीं था। योग्य नेतृत्व के अभाव की वजह से जो स्थानीय शासन है इसमें कहीं भी कोई नियंत्रण का अभाव था, जिससे भ्रष्टाचार और अव्यवस्था फैलती जा रही थी। शासन में एकरूपता का अभाव होने से भी जनता को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। न्याय प्रणाली की बात यहाँ पर हम कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि फ्रांस में स्थान स्थान पर कानून बदल जाते थे। यहाँ जो कानून है वो 5 मील की दूरी पर अवैध हो जाता था। इस तरह से फ्रांस की जनता कुछ खुद नहीं समझ पाती थी कि कौन सा कानून सही है, कौन सा कानून गलत है। अलग अलग न्याय व्यवस्था होने से राजा के ऊपर भी कोई नियंत्रण नहीं होता था और जनसाधारण की स्थिति बहुत सोचने बनी हुई थी। न्याय के पद भी खरीदे जाते थे। तो ऐसे में हम देखें तो भ्रष्टाचार न्यायपालिका में भी समाहित हो चुका था। तो जनसाधारण कहाँ से न्याय प्राप्त करे, इस कारण भी वहाँ पर क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। ऐसे में हम देखें कि सामाजिक व्यवस्था में, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि समाज में हम 2 तरह के लोग देखते हैं, एक जिनके पास संपूर्ण अधिकार है और दूसरा वो जिनके पास किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है। तो सामाजिक कारण में दोषपूर्ण सामाजिक वर्गीकरण, समाज का विषम विभाजन, ये महत्वपूर्ण माना जाता है इस क्रांति के उदय के पीछे। असमान अधिकार थे जो केवल मुट्ठी भर लोगों के हाथ में था और समाज का जो बहुसंख्यक वर्ग था उसके पास किसी तरह का कोई अधिकार नहीं था। समाज में 3 वर्ग थे। पहला वर्ग पादरियों का होता था और पादरियों में भी 2 तरह के वर्ग हम देखते हैं। उच्च वर्ग के पादरी जो शासकों के समान भ्रष्ट हो गए थे, विलासी जीवन व्यतीत करते थे, उनका अपना एक अलग ही सारा लेवल होता था। ये कहा जाता था कि राज्य के अंदर एक अलग से राज्य होता था जो कि चर्च के लिए कहा जाता था। चर्च जनता से कर वसूल करती थी, जिसको धर्म कर या धर्मांश कहते थे, और ये जन साधारण से वसूल किया जाता था। पादरियों को, सामंतों को इससे मुक्त रखा गया था। तो हम देखें फ्रांस में जो जनसाधारण था इससे इतना ज़्यादा कर ले लिया जाता था, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे प्रशासन के नाम पर हो, चाहे वो राजनीति के नाम पर हो। सामान्य जनता इन तीनों के हाथों में पिस रही थी और यही कारण है कि फ्रांस की जनता ने 1789 ईस्वी में इस अव्यवस्था और निरंकुशता के विरुद्ध आवाज़ उठाई और ये आवाज़ क्रांति के रूप में हमारे सामने आई। हम देखें तो वहाँ पर जनता की प्रशासन में, राजनीति में शून्य भागीदारी थी
स्टेट जनरल नामक संस्था थी, परंतु 175 वर्षों से उसका कोई अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। आर्थिक कारण की यदि हम चर्चा करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण बनता है इस क्रांति के उदय होने का। अव्यवस्थित और दोषपूर्ण कर प्रणाली थी। कर लगाने का अधिकार स्टेट जनरल को था, जिसका अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। जब मन करता था तब शासक कर लगा देते थे और जनता से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों की वसूली की जाती थी। अप्रत्यक्ष कर नमक कर, शराब, तंबाकू, इन सभी पर लिया जाता था और 7 वर्ष से ऊपर का जो बालक होता था, व्यक्ति होता था, उससे नमक कर वसूल किया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर जनता का आर्थिक शोषण इस तरह से किया जाता था करों के माध्यम से। देश पर कर्ज का भार बढ़ता जा रहा था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार संघर्ष में फ्रांस के राजा ने हस्तक्षेप किया। लुई 15वें ने सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लिया। फिर जब 1776 ईस्वी में अमेरिका की क्रांति हुई तो इस क्रांति में भी फ्रांस ने भाग लिया। तो इन सब का भार पड़ा है फ्रांस की जनता के ऊपर। उन पर कर लगाया गया, उनसे आर्थिक पैसा वसूल किया गया, शोषण किया गया उनका। तो इस तरह से हम देखें फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ रही थी, जिसको सुधारने के लिए जब वित्त मंत्री नेकर ने, कैलोन ने, तुर्गो ने, ब्रिया ने, इन सभी ने जब सुधार करने का प्रयास किया, उच्च वर्ग के लोगों पर टैक्स लगाने का उन्होंने सुझाव दिया और अन्य सुझाव जब दिए तो इन लोगों को लगा कि इनके विशेषाधिकारों का अंत होगा, उनको पद से हटा दिया गया। और ऐसे में जब स्टेट जनरल के अधिवेशन को बुलाए जाने की मांग उठने लगी तो ये मांग ही फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण बनी है। इस क्रांति के उदय में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वो माना जाता है बौद्धिक वर्ग का, दार्शनिक वर्ग का, बुद्धिजीवियों का, जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से वहाँ की जनता को जागृत किया अपने शासकों की नीतियों के विरुद्ध, धर्माधिकारियों और सामंतों की निरंकुशता और नीतियों के विरुद्ध। दार्शनिक जिनको फिलोजाइंस कहा जाता था, रूसो जो ये कहता था कि संप्रभु शक्ति तो जनता में ही निहित है। वॉल्टियर का ये कहना था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू का ये कहना था। तो इस तरह से हम देखें रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टियर, दिद्रो, इन सभी ने फ्रांस में बौद्धिक क्रांति लाने में, बौद्धिक जागृति लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 18वीं शताब्दी में इन लेखकों के विचारों से आशावाद दिखाई दिया। वहाँ की जनता उम्मीद की दृष्टि से इन लोगों की तरफ देखने लगी और उनको लगने लगा कि जिस तरह से अमेरिका में परिवर्तन हुआ है वैसे ही उनके देश में भी सुधार होगा, परिवर्तन होगा। तो सामान्य वर्ग में इनके विचार लोकप्रिय हुए, जो अप्रत्यक्ष रूप से फ्रांस की क्रांति के कारण बने। बार बार मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि अमेरिका की क्रांति का प्रभाव भी इस पर पड़ा है। फ्रांस की क्रांति के उदय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान हम देखें तो अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम का, अमेरिका की क्रांति का माना जाता है। वहाँ जब फ्रांस ने अमेरिकी उपनिवेशवासियों को सहयोग दिया तो वहाँ के अनुभव लेकर जब लोग अपने देश में आए तो उनको ये लगने लगा कि हम भी अपने देश में सुधार कर सकते हैं। आयरलैंड की स्वतंत्रता का प्रभाव भी पड़ा। इंग्लैंड की नीतियों का प्रभाव भी फ्रांस में दिखाई देता है। 1688 ईस्वी की जो रक्तहीन क्रांति वहाँ पर हुई है, तो इस क्रांति का प्रभाव भी फ्रांस में दिखाई देता है। इन सारी घटनाओं के परिणाम स्वरूप फ्रांस में वो माहौल बन रहा था और जब बुद्धिजीवियों ने अपने विचारों के माध्यम से लोगों को जागृत किया है अपने शोषण के विरुद्ध, अपने अधिकारों की आवाज़ उठाने के लिए, तो ये सभी कारण मिलकर फ्रांस में क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव पड़ा। अमेरिका के युद्ध स्थल से लौट कर आए सैनिकों का प्रभाव पड़ा, जिन्होंने अपने अनुभव आकर फ्रांस की जनता से शेयर किए। धार्मिक कारण की चर्चा मैं आप लोगों से कर चुकी हूँ कि धार्मिक दृष्टि से फ्रांस में असमानता हमें दिखाई देती है। पादरियों के भी 2 वर्ग थे, एक उच्च पादरी, एक निम्न पादरी। उच्च पादरियों को किसी तरह का कोई कर नहीं देना पड़ता था, विलासीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, सांसारिक जीवन व्यतीत करते थे। जबकि जो निम्न वर्ग के पादरी हैं ये धार्मिक कार्य करते थे, परंतु इनको भी जनसाधारण की भांति सामान्य जीवन व्यतीत करना पड़ता था। तो ऐसे में इनकी स्थिति भी सोचनीय बनी हुई थी। तो एक वर्ग के अंदर ही जब अधिकार और अधिकारहीन वर्ग हमें दिखाई देता है, सुविधा और सुविधाहीन वर्ग
वर्ग हमें दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं आक्रोश अपने ही लोगों के प्रति भी नज़र आता है। तो इन निम्न वर्ग के पात्रियों ने भी फ्रांस की क्रांति के उदय में जनसाधारण को सहयोग दिया और एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाने की मांग भी इन लोगों ने करी। तो देश की जो शोचनीय आर्थिक दशा थी, लुई सोलवे का जो स्वभाव था, मेरी आंतवानेंट का जो शासन में अनुचित हस्तक्षेप था, एस्टेट जनरल के अधिवेशन को बुलाए जाने की जो मांग थी कि नए कर तभी लगेंगे जब तक कि एस्टेट जनरल का अधिवेशन ना बुलाया जाए, इन सारे कारणों ने मिलकर फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि निर्मित करी। और इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रांस में 5 मई 1789 ईस्वी को एस्टेट जनरल के अधिवेशन के साथ ही इस क्रांति की शुरुआत हुई। और फ्रांस के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई है बास्टील का पतन, जो राजतंत्र के दमन का प्रतीक माना जाता है। बास्टील से जब कैदियों को मुक्त करवाया गया 14 जुलाई 1789 ईस्वी की घटना है, और इस घटना के पश्चात ही फ्रांस में स्पष्टतः क्रांति की शुरुआत मानी गई।